हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भूकंप अर्थक्वेक की। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जियो मॉर्फोलॉजी का। ये तीसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे भूकंप अर्थक्वेक। इसके 10 या 12 पार्ट होंगे। ये स्पेशल बैच कह सकते हैं, स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो आप पूरा देखिए, पूरा पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। जैसे ही जियो मॉर्फोलॉजी समाप्त होता है वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी का पूरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आपका अगर साथ बना रहे तो इसके बाद एक एक करके हम हर यूनिट को कवर करेंगे, जितना यूनिट आपके सिलेबस में है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक संक्षिप्त हमारा ये नोट्स है, खुद का बनाया हुआ, और समीर सिंह की जियो मॉर्फोलॉजी से मैं बनाया हूँ ये नोट्स। जो इम्पोर्टेंट लगा हमें वही मैंने यहाँ पे रखा है, फालतू चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूकंप के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ इसमें ऐसे टर्म हैं जो आपको शायद न मालूम हो। आज वो मालूम होगा आपको, देख पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। जहाँ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उद्गम केंद्र कहते हैं। अब जहाँ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न तो धरती के नीचे ही होगा। आप समझ सकते हैं 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जो भी होगा। तो जहाँ पे उत्पन्न होती हैं तरंगे, स्टार्टिंग तो नीचे ही होगा, उसी को उद्गम केंद्र बोलते हैं। लेकिन जस्ट उसको ऊपर 90 डिग्री कोण पे सबसे पहले महसूस कहाँ होगा? अधिकेंद्र पे। इसको बोलते हैं एपी सेंटर। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 अंश के कोण पर होता है। ये आपको अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पी तरंगे क्या होती हैं? प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे या संपीड़न तरंगे, इनका 3 नाम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अनुदैर्ध्य पूछ ले या संपीड़न तरंगे पूछ ले, तो उसी का पी तरंगों का ही नाम अलग अलग 3 नाम हैं। प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। इनका जो वेग होता है, संचरण वेग ध्वनि तरंगों के समान होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी तरंगों का वेग संचरण वेग ध्वनि तरंगों के समान होता है, तो प्राइमरी तरंगे हैं, पी तरंगे हैं। इनकी जो गति होती है, ये गति भी पूछा गया है, 7.8 किलोमीटर, ये औसत है। औसत जो गति है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक ना। यहाँ पे पर सेकेंड शायद मैंने नहीं लिखा है, पर सेकेंड होती है। ये 14 तक जाता है, औसत एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था 7.8, न कि 14 पूछा गया था। अधिकतम 14 होती है, 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे हम बात करते हैं एस तरंगों की। आगे हम बात करते हैं एस तरंगों की, या सेकेंडरी वेव्स। अब जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इनको अनुपस्थ तरंगे या एस तरंगे कहते हैं। अब एस से आप धरातली मत लगा लीजिएगा, सरफेस मत लगा लीजिएगा। सरफेस तरंगे जो होती हैं वो एल तरंगे होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं वो। इसी में कन्फ्यूज अक्सर हो जाते हैं स्टूडेंट कि एस तरंगे जो हैं ये धरातली सरफेस तरंगे हैं। एस तरंगे को अनुपस्थ तरंगे कहते हैं, सेकेंडरी वेव से होती है ये। इनकी जो गति होती है, औसत गति, वो 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आगे हम बात करें एल तरंगों की, जिसे धरातली तरंग कहते हैं, लॉन्ग वेव्स। इनकी जो गति होती है 1.5 से 3 किलोमीटर तक होती है पर सेकेंड। इनकी भ्रमण पथ जो होता है वो उत्तल होता है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। एल तरंगों की लॉन्ग वेव्स की जो भ्रमण तल होता है वो उत्तल होता है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। क्यों विनाशकारी होती हैं? क्योंकि आप समझ सकते हैं, आपने अगर एक बार भी पढ़ा होगा, तो जो इनकी तरंग दर है वो छोटी होती है। अब तरंग दर क्या होती है? तरंग दर का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे, तो ये जो इसके बीच गैप है इसको तरंग दर बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होगी ये तरंग दर होगी। तो धरातली तरंगों में क्या होता है कि धरातली तरंगों में ये ऐसे पूरा संचरण करती हुई चलती हैं और ये पूरे पृथ्वी को हिलाती हुई चलती हैं, तो तरंग दर छोटी हो जाती है, ऐसे सबसे विनाशकारी होती हैं।
आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी का जो 105 से 5 डिग्री से 145 डिग्री के जो बीच क्षेत्र है वो पृथ्वी का छाया क्षेत्र है, मतलब शैडो जोन, भूकंपी शैडो जोन है जो पृथ्वी के 40% भाग पर फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। जो कैसा स्केल होता है? लॉग रिदमिक स्केल होता है, इसी से दर्ज करते हैं, जिसमें 1 से 10 तक पाठ्यांक दर्ज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिएक्टर स्केल में कितने पाठ्यांक होते हैं, तो अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 तक होता है। 12 तक नहीं होता है, 0 से 10 तक होता है, 10 तक होता है। आगे बात करें। अगला पॉइंट है समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा, सहभूकंप रेखा, जिसको आइसोसीस्मल कहते हैं इंग्लिश में, तथा एक ही समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा सहभूकंप, होमोसिस्मल। होमोसिस्मल शायद आपको नहीं मालूम होगा। होमोसिस्मल रेखा भी होती है, सहभूकंप रेखा होती है, एक समभूकंप रेखा होती है। तो जो समभूकंप रेखा होती है, जिसको आइसोसिस्मल कहते हैं, वो समान तीव्रता, भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा होती है। लेकिन जो सहभूकंप होती है, होमोसिस्मल रेखा होती है, एक ही समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा होती है। ये था भूकंप से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी कह सकते हैं एग्जाम में पूछने लायक पॉइंटें, बिंदु होती हैं, इसमें मैंने आपके सामने इसका वर्णन किया, आपको दिया। तो आगे हम चलते हैं, ज्वालामुखी की बात करते हैं। कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बोलने में कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है। इतना तो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, पहले मैं वीडियो बनाया था, अब फिर बहुत दिन बाद बनाना स्टार्ट किया हूँ, और ये मेरा खुद का नोट्स है। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी की बात करते हैं। एक ही वीडियो में भूकंप और ज्वालामुखी दोनों कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी गैसों की जो मात्रा होती है वो 60 से 70%, 60 से 70% होती है। ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज्वालामुखी गैसों में जो वाष्प की मात्रा होती है, जलवाष्प भी कभी कभी दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 60 से 70% तक होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर क्रम बाय पूछ ले तो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। ये 4 गैसों को आपको याद करना होगा, क्योंकि पहला गैस है जलवाष्प, जिसको वाष्प भी बोलते हैं, 60 से 70% होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर आरोही क्रम में पूछ लेगा, इसके अनुसार आपको याद करना होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी क्रिया से न्यूनतम प्रदूषण करने वाली गैस, मतलब न्यूनतम प्रदूषण होती है किन गैसों से। ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत सारी गैसें निकलती हैं, लेकिन बहुत हानिकारक होती हैं। बहुत ऐसी गैसें होती हैं जो बहुत न्यूनतम हानिकारक होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूनतम हानिकारक होती हैं, न्यूनतम संदूषण वाली गैस होती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है मैग्मा के हरे रंग के खनिजों को क्या बोलते हैं? सॉरी दोस्तों, मैंने हरे रंग पढ़ दिया, यहाँ पे हल्के रंग लिखा हुआ है। मैग्मा के हल्के रंग के खनिजों को फेल्सिक तथा गहरे रंग वाले को मैफिक कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। हल्के रंग के खनिजों में क्वार्टजाइट, फेल्सपार, और गहरे रंग के खनिजों में पायरोक्विंस और अम्फीबोलस तथा आल्बिन है। ये 3 हैं, पायरोक्विंस है, एम्फीबोल्स है और आल्बिन है। ये 3 खनिजें हैं। कौन कौन सी? जो गहरे रंग में हैं। पायरोक्विंस आपको नाम याद करना होगा, अम्फोबोल्स लिखा है, एम्फीबोलस होना चाहिए, आल्बिन है, सही लिखा भी होगा।
ये 3 खनिजें हैं। और हल्के रंगों में कौन कौन से हैं? हल्के रंगों में क्वार्टजाइट है और फेल्सपार है, फेल्सपार, क्वार्टजाइट और फेल्सपार। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। जिस मैग्मा से ग्रेनाइट का निर्माण होता है उसे पोटेशियम, फेल्सपार या आर्थोक्लेज खनिज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। जिस मैग्मा से ग्रेनाइट का निर्माण होता है उसमें पोटेशियम, फेल्सपार मुख्य रूप से आर्थोक्लेज खनिज होते हैं, जबकि मैफिक लावा में सोडियम और कैल्शियम फेल्सपार प्लेजियोक्लेज होते हैं। आप शायद ये नाम पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट गहराई से पढ़ा होगा, जो किताबें पढ़ा होगा, तो उसको मालूम होगा कि मैफिक लावा में सोडियम, कैल्शियम फेल्सपार, जिसको प्लेजियोक्लेज कहते हैं, खनिज का अनुपात अधिक होता है। आगे हम बात करें बहिर्जात लावा, बेसाल्ट, मैफिक, एंडेसाइट, मध्यस्थ तथा रायोलाइट, फेल्सिक, अंतर्जात मैग्मा, गैब्रो, मैफिक, डायोराइट, मध्यस्थ और ग्रेनाइट फेल्सिक। ये आपको लग रहा होगा कि मैफिक, मध्यस्थ, फैफिक ये क्या सब चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अब बनाएगा, क्योंकि हल्के क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं और धीरे धीरे कठिनाई का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि मैं जो नोट्स बनाया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं बिंदु पॉइंट थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कवर किया है, लिखा हुआ है अपने नोट्स में। शायद मेरा आवाज़ आपको पसंद ना हो, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और अगर ये नोट्स आप बना लेते हैं, मेरा नोट्स ही है लेकिन आप समझने का प्रयास करते हैं, अगर लिख के अपना नोट्स खुद तैयार करते हैं, अपने हाथ से भी लिखते भी आप बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। बहिर्जात लावा, बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या है? मैफिक है। एंडेसाइट, मध्यस्थ। ये बहिर्जात चट्टानों की हम बात कर रहे हैं। जो बेसाल्ट है मैफिक होती है, एंडेसाइट जो होती है मध्यस्थ होती है, और रायोलाइट जो होती है वो फेल्सिक मतलब हल्की चट्टान होती है। अंतर्जात की हम बात करें, अंतर्जात मैग्मा की, तो गैब्रो जो है अंतर्जात मैग्मा है, जो मैफिक होता है, बेसाल्ट के समान होता है। डायोराइट जो होता है मध्यस्थ होता है, जो एंडेसाइट के समान होता है। और ग्रेनाइट जो है फेल्सिक होता है, जो रायोलाइट के समान होता है। तो यहाँ पे बहिर्जात लावा, बेसाल्ट की बात किया है, चट्टान की बात किया है, और अंतर्जात मैग्मा कह सकते हैं, दोनों की बात किया है, ठीक ना। तो आप दोनों का यहाँ पे तुलना कीजिए कि बेसाल्ट जो है वो किसके समान है? गैब्रो के समान। एंडेसाइट जो है डायोराइट के समान है, और रायोलाइट जो है ग्रेनाइट के समान है। मतलब ये आंतरिक चट्टानें हैं, आंतरिक मैग्मा है, और ये बाहरी चट्टानें हैं, बाहरी मैग्मा है। आगे हम बात करें फेल्सिक, अंतर्जात ग्रेनाइट तथा बहिर्जात रायोलाइट में 74% सिलिका, 14% एल्युमिनियम और 2% लौह मैग्नीशियम पाया जाता है। ये 3 आपको अच्छे से याद करना होगा। कौन कौन से खनिज हैं? सिलिका 74% किसमें? अंतर्जात ग्रेनाइट और बहिर्जात रायोलाइट में। ग्रेनाइट चट्टान है वो अंतर्जात है, बहिर्जात जो है रायोलाइट है। ये जो चट्टानें हैं इनमें 74% सिलिका पाई जाती है, एल्युमिनियम की मात्रा 2% होती है, एल्युमिनियम की मात्रा 14% होती है, और 2% लौह मैग्नीशियम होती है। अब मध्यस्थ की बात करें, मध्यस्थ अंतर्जात डायोराइट में और बहिर्जात एंडेसाइट में 58% सिलिका। अब सिलिका की मात्रा घट गई, इसके बाद एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ गया 18.4 या 18.4 तथा 9.8 लौह मैग्नीशियम पाया जाता है। जो लौह मैग्नीशियम 2% था वो बढ़ के 9.8 हो गया। आगे हम बात करें मैफिक अंतर्जात गैब्रो तथा बहिर्जात बेसाल्ट में 49% सिलिका। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि उजनी चट्टान कह सकते हैं बेसाल्ट और गैब्रो है, और इनमें जो है सिलिका की मात्रा कम होता जा रहा है, और लौह मैग्नीशियम एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम ही घटा। एल्युमिनियम की जो मात्रा है 16.5% और 18%
लौह मैग्नीशियम पाया जाता है। हो सकता है पूछ ले कि अंतर्जात जो गैब्रो है उसमें कितने परसेंट सिलिका है, कितने परसेंट मैग्नीशियम है, कितने परसेंट लौह मैग्नीशियम है, मिलान वाला अगर दे दिया जाए क्वेश्चन तब भी आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, ज्वालामुखी के बारीक पदार्थों को, जो बारीक पदार्थ होते हैं ज्वालामुखी टप बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी टप। और जो बड़े पदार्थ होते हैं उनके संगठित रूप को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी संकुड़ास्म। जब ये पदार्थ दूर जाकर जमते हैं तो उनको हम बोलते हैं एम्ब्रीसाइड्स। ऐसे ऐसे टर्म हैं जो आपको गहराई से किताब पढ़ने पे ही मिलेगा और इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। रटे हुए क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर क्वेश्चन रटे हुए पूछ रहे हैं। पहले भी पूछा जाता था, लेकिन आज भी लेवल लगभग वही है। ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको इस नेट में आपको मिल जाएंगे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन रटा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी में। तो आपको दोनों दृष्टियों से याद करना है। क्या क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी के बारीक पदार्थों के जमाव को ज्वालामुखी टप, और जो बड़े पदार्थ होते हैं उनके संगठित रूप को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी संकुड़ास्म। और ये जब दूर जाकर कहीं जमते हैं तो इनको ही एम्ब्रीसाइड्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। सिंडर शंकु क्या होता है? सिंडर शंकु का ढाल 30 से 45 डिग्री होता है, जिसके उदाहरण जारल्लो, मैक्सिको, माउंट इजाल्को, सान सल्वाडोर। सिंडर शंकु का जो ढाल होता है आपको याद होना चाहिए 30 से 45 डिग्री होता है। इनके उदाहरण कहाँ हैं? जारल्लो मैक्सिको, माउंट इजाल्को सान सल्वाडोर, कैमेगुइन फिलीपींस आदि प्रमुख हैं। कंपोजिट शंकु का ढाल जो होता है वो 30 से 40 होता है, मतलब सिंडर शंकु से इसका ढाल थोड़ा कम होता है। उसका 30 से 45 है तो इसका 30 से 40 है जो कंपोजिट शंकु होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए का सस्ता रेनियर हुड, मेयान फिलीपींस का है, और फ्यूजियामा है आपका जापान का। ये 4-5 एग्जाम्पल है कंपोजिट शंकु के। कंपोजिट शंकु का जो ढाल होता है 30 से 40 डिग्री होता है, आपको याद रखना होगा। सस्ता रेनियर हुड ये अमेरिका के हैं, और मेयान आपका फिलीपींस का है, फ्यूजियामा जापान का है। ये कंपोजिट शंकु के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। ब्लैक हिल्स की बात करते हैं। ब्लैक हिल्स से क्या है और डेविन टावर क्या है? ये लावा डार्ट के एग्जाम्पल हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे पॉइंट के रूप में रखा है। ब्लैक हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ब्लैक हिल्स की पहाड़ियाँ यूएसए में हैं, जो सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। डेविल टावर क्या है? लावा डार्ट का एग्जाम्पल है। ब्लैक हिल्स और डेविल टावर दोनों कहाँ है? यूएसए में। सर डेविल टावर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ब्लैक हिल्स तो यूएसए में है। आपको कमेंट करके बताना है कि डेविल टावर कहाँ पे है। हो सकता है यूएसए में ही हो, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, किसी को अगर मालूम हो तो। अब गूगल करेंगे शायद ना मिले। आगे हम बात करें सस्तीना का शंकु, माउंट सस्ता। जो सस्तीना का शंकु माउंट सस्ता है, ये परपोषित शंकु का एग्जाम्पल है। अभी माउंट सस्ता को हमने देखा था इससे पहले भी कि कंपोजिट शंकु का भी एग्जाम्पल था। तो कंपोजिट शंकु का भी एग्जाम्पल है और परपोषित शंकु का भी एग्जाम्पल है। कौन? माउंट सस्ता रेनियर हुड। हमने अभी इससे ऊपर मैंने पढ़ा, आपको बताया, मैंने बताया आपको। चलिए बात करते हैं यूएसए का सिप्राक, किसका एग्जाम्पल है? ड्राइट्रेम का एग्जाम्पल है। किसका? ड्राइट्रेम का एग्जाम्पल है। अगला बिंदु है जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का सस्ता रेनियर हुड, फिलीपींस का मेयान, अलास्का का एजकॉम और इटली का स्ट्राम्बोली। आप देख रहे हैं कि मिश्रित सस्ता रेनियर हुड मिश्रित का भी है, परपोषित का भी है, और कंपोजिट शंकु का भी एग्जाम्पल है। ये कॉमन है, लेकिन फ्यूजियामा नहीं आया था शायद, फ्यूजियामा। और एजकॉम अलास्का का है, मेयान फिलीपींस का है, और स्ट्राम्बोली किसका है? इटली का है। मिश्रित शंकु के एग्जाम्पल है। अगला हम बात करें
अगला पॉइंट है संकुस्थ शंकु, जो घोंसलादार शंकु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शंकु के अंदर शंकु पाए जाते हैं, जैसे विसुवियस। विसुवियस कहाँ पे है? इटली के सिसिली द्वीप पे। अगला पॉइंट है घोंसलादार शंकु एग्जाम्पल के रूप में विसुवियस से विसुवियस पूछा जा चुका है। क्षारीय लावा शंकु अथवा सील्ड लावा शंकु, मोनोलावा शंकु, अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद, स्ट्राम्बोली, पाइडिडोम फ्रांस का इसके अच्छे उदाहरण है। किसके? क्षारीय लावा का। क्षारीय लावा को सील्ड लावा भी कहते हैं। मोनोलावा शंकु आप जानते हैं कहाँ पे है, ये हवाई द्वीप में है। तथा अम्ल लावा शंकु के एग्जाम्पल अथवा गुंबद जो है स्ट्राम्बोली और पाइडिडोम है। क्षारीय लावा शंकु के जो एग्जाम्पल हैं मोनोलावा शंकु है। अम्ल लावा शंकु के एग्जाम्पल जो है स्ट्राम्बोली और पाइडिडोम, जो फ्रांस में स्थित है, ये हैं। आगे चलते हैं। लैकोलिथ, थोड़ा सा जो आप देख पा रहे होंगे कि ज्वालामुखी का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, और इसमें ऐसे पॉइंट हैं शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना आपने पढ़ा भी होगा। इसमें ऐसे पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। शायद अगर क्वेश्चन बनाए घुमा के तो कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का, आगे आने वाले समय में क्या होगा। लैकोलिथ गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। लैकोलिथ फैकोलिथ आज तक तो हमें समझ में नहीं है सही से, क्योंकि मैं इनमें जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ, बहुत बार पढ़ने का प्रयास किया हूँ, लेकिन आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद भूल जाता हूँ बाद में, कि तुरंत तो याद हो जाते हैं लैकोलिथ क्या है, लेकिन बाद में वैसे ही गायब हो जाता है। तो लैकोलिथ जो है क्या है? गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। ऐसी आकृति कर्नाटक के पठार में पाए जाते हैं। लैकोलिथ गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, जो कर्नाटक के पठार में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो अगला पॉइंट है, यदि मैग्मा या लावा तस्तरी की तरह जम जाए तो क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। लैपोलिथ दोनों में अंतर आपको समझ में शायद अभी तुरंत आ जाए, मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन बाद में ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बार महसूस किया हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लैकोलिथ गुंबदनुमा अंतर्वेदी चट्टान है, विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। ऐसी आकृति कर्नाटक के पठार में पाए जाते हैं। अंतर्वेदी चट्टान तो लैकोलिथ भी है, लेकिन यह तस्तरी का यूज जरूर करेगा। किसमें? लैपोलिथ में। तस्तरी वर्ड कहीं आ जाए तो समझ लीजिए लैपोलिथ। विशाल अंतर्वेदी चट्टान की बात अगर कहीं पे आ जाए तो उसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि लैकोलिथ है। अगला बात करें, ज्वालामुखी उद्गार से निकले अत्यधिक गाढ़े तथा लसदार लावा को आह लावा या ब्लैक लावा कहते हैं। आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया आह लावा या ब्लैक लावा? तो ये वर्ड तो यूएसए का जो 50वां राज्य है, कह सकते हैं 50वां राज्य है, हवाई द्वीप, वहीं से ये वर्ड आया है। वहाँ के ज्वालामुखी उद्गार के समय अत्यधिक गाढ़े और लसदार लावा निकलता है, क्योंकि दरारी उद्भेदन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, विस्फोटक उद्गार नहीं होता है। वहाँ पे जो गाढ़ा लावा होता है, लसदार लावा होता है, उसको आह लावा या ब्लैक लावा कहते हैं। ये वहीं से लिया गया वर्ड, स्पेसिफिक स्थान विशेष से है, हवाई द्वीप से। अगला पॉइंट का हम बात करते हैं, गहरे तथा काले रंग, अधिक भार तथा पतले लावा को बेसिक या पैठिक लावा कहते हैं। आप जब कहीं सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको। ज्वालामुखी उद्गार के समय आपने देखे होंगे कि एक पीले कलर का बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन उसका वेट हल्का होता है। एक आप देखते होंगे काले रंग का होता है, जब उद्गार होगा तो काले रंग का पदार्थ निकलेगा, जो पतला होगा ज़्यादा दूर तक बहेगा, लेकिन जो पीला रंग का आग की तरह अंगारिक तरीके होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं बहता है। तो जो गहरा होता है काले रंग का होता है, वो पतला लावा होता है, उसको बेसिक लावा या पैठिक लावा बोलते हैं। लेकिन जो पीले रंग का होता है, जो आग कह सकते हैं, आपने आग देखा होगा, ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पे।
आग तो आप सबने देखा होगा, पीले रंग का लगभग वही होता है। अंगार पीले रंग का हल्के भार या गाढ़े लावा को एसिड लावा कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है ओजस डेल सलाडो, कोटापेक्सी, मोनालोवा, माउंट कैमरून, माउंट एयरबेस, माउंट हेक्ला, माउंट लाकी जो आइसलैंड में है, माउंट हेक्ला माउंट लाकी आइसलैंड में है, चिम्बराजो मैक्सिको का है, माउंट ताल माउंट मेयान फिलीपींस का है। चलिए मैं एक एक बताते जाता हूँ। ये आपका चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ओजस डेल सलाडो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापेक्सी के डोर में है। मोनालोवा आपका फिलीपींस में है। सॉरी दोस्तों, मोनालोवा फिलीपींस में नहीं है। मोनालोवा जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में है। माउंट कैमरून कहाँ पे है? ये अफ्रीका का है। स्पेसिफिक देश शायद सूडान है, क्लियर नहीं हो रहा है, अफ्रीका का है ये। माउंट एयरबेस ये मैक्सिको का है। माउंट हेक्ला, माउंट लाकी, माउंट एयरबेस तो अलास्का का होना चाहिए, मैक्सिको कैसे हो जाएगा? माउंट एयरबेस अलास्का का है। माउंट हेक्ला माउंट लाकी आइसलैंड। चिम्बरेजो ये क्लियर नहीं हो रहा कहाँ का है। माउंट ताल माउंट मेयान ये फिलीपींस के हैं। 2 नाम मैं छोड़ता जा रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चिम्बरेजो और एक और था माउंट कैमरून। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कहाँ पे किस देश में स्थित है। इस सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं विसुवियस। इटली का है। क्राकोटोवा इंडोनेशिया का है। फ्यूजियामा जापान का है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। देवमंद, को सुल्तान, माउंट एलबुर्ज ये ईरान में है तीनों। किलिमंजारो केनिया में है। केनिया और तंजानिया, शायद किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट केनिया में है। एक कैसे एग्जाम्पल हैं? शांत ज्वालामुखी के। ज्वालामुखी के प्रकार 3 होते हैं, सक्रिय, प्रसूत, शांत। तीनों के एग्जाम्पल हमने देख लिया। कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इतने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आपको याद करने होंगे। अगला जो टॉपिक है अनच्छादन एवं अपक्षय, मैं इसको बाद में कवर करूँगा, अगला जो वीडियो आएगा। आज तक के लिए इतना ही। फिर डेविस का चक्र हम पढ़ेंगे। पूरा PDF मेरे पास है जो आपको अच्छे से मिलेगा। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा। जली भू आकार की है, फिर आपका है काष्ठ भू आकार की, जो इम्पोर्टेंट था मैंने उनको कवर किया है। तटी भू आकार की है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। कहीं पे गलती हुआ होगा तो आप अपना दोस्त समझ के हमें क्षमा कीजिएगा। हर वीडियो में मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। आप कंटेंट से मतलब रखिएगा। आपको अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़े, थोड़ा बहुत भी अगर ज्योग्राफी का आपकी जानकारी है, आप पढ़ें ज्योग्राफी को अच्छे से, तो आपको देखने के बाद ये क्वेश्चन, ये पॉइंट देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये कुछ अलग हैं। क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ने के बाद ये पॉइंट को आपके सामने रखा है। ये बहुत कह सकते हैं गहराई में जाके मैंने ये नोट्स बनाया है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और पूरा मैं 24 पेज है, पूरा 24 पूरा मैं कराऊंगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो कभी बायल नहीं जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।